हेलो स्टूडेंट, दिस इज सनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट का जो नेक्स्ट चैप्टर है, यूनिट नंबर 13 है। क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। इसके अंदर जो टॉपिक है वो हमारा रिलेट करेगा वर्ल्ड बैंक के बारे में कि वर्ल्ड बैंक कब आया, कैसे आया, इसके जो ग्रुप्स है वो क्या है। फिर आ जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, टेक्निकल असिस्टेंस है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, ठीक है। कैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे रीजनल डेवलपमेंट बैंक। इस चैप्टर के अंदर ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एसजीआर एग्जाम में लास्ट ईयर आपने देखा होगा 2023 का, दिसंबर 2023 का, वहां पे क्वेश्चन आया हुआ था। और साथ ही साथ आपको इनके बीच में डिफरेंस बताना चाहिए। तो इनका डिफरेंस, इसके बारे में आप प्रॉपर इन डेप्थ में कैसे लिख पाएंगे जब आपको इसकी स्टोरी पता होगी। चलो स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। ये जो आपका यूनिट है, यूनिट 13 है। क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझते हैं, वो संस्था की बात की जा रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। वो क्या प्रोवाइड करेगी? हमें फिनेंस प्रोवाइड करेगी, वो हमें पैसा प्रोवाइड करेगी। बात की जाती है जब इंटरनेशनल लेवल पे, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, अपनी बाउंड्री को क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, तब की बात की जा रही है। उस लेवल पर कौन फिनेंस प्रोवाइड करेगा? जैसे कि नॉर्मली हम पर्सन्स क्या करते हैं, अपनी जो सेविंग्स होती है उनको कहाँ डिपॉजिट करते हैं? डिपॉजिट कहाँ करते हैं? हम अपने बैंक में करते हैं, ठीक है। चाहे वो बैंक आपका प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, या फिर आप अपने पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में करते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के अंदर करते हैं। तो इन दोनों के अंदर आप अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करते हो। जब आपको उनकी रिक्वायरमेंट होती है, आप उनको क्या कर लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो, आप उनको वापस निकलवा लेते हो, राइट। यही सेम प्रोसेस इन्हीं का है कि कौन ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे कौन हमें फिनेंस प्रोवाइड करेगा। जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, नेशंस कंट्रीज हैं, वो क्या करेंगी, उनको कौन पैसा प्रोवाइड करेगा। उनकी एक क्रिटिकल सिचुएशन आती है, जैसे कि हमारी पैंडेमिक सिचुएशन आई थी 2021 के अंदर। उस टाइम ये जो इंस्टीट्यूशंस है ना, इन्होंने क्या किया था, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड की थी। अब इसकी स्टोरी समझने से पहले कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये कैसी आए, कब आए, इनकी स्टोरी जानते हैं। देखिए, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, उस टाइम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था हमारा किन किन के बीच में था? यूरोप एंड जो प्रशांत जो क्षेत्र होते हैं ना, इनके बीच में था, पैराफिक्स के बीच में था, ठीक है। इनके बीच में जो युद्ध होने के कारण जो हमारी इकोनॉमिक्स थी, ठीक है, जो कंट्रीज की जो इकोनॉमिक्स थी, अदर कंट्रीज की इकोनॉमिक्स, वो बिल्कुल गिर चुकी थी। कारण क्या है? इन दोनों के बीच में जैसे कि युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, और लोगों ने अपनी की कंट्री ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दिए थे। दैट मीन्स अपनी तो इकोनॉमिक्स पहली बात तो डाउन हो चुकी थी। फिर क्या किया, जो फॉरेन कंट्रीज थी ना, उन्होंने काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करनी शुरू कर दी। किसके ऊपर? ट्रेड के ऊपर, कि आपस में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ट्रेड कर रहे हैं तो पर्टिकुलर जो कोटाज है उनको अप्लाई करके करेंगे, या फिर क्या है कि एक जो लिमिट सेट की गई है उनके हिसाब से करेंगे, है ना। ऐसे कुछ एक ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने शुरू कर दिए थे फॉरेन कंट्रीज ने आपस में, जिसके कारण से जो हमारा ट्रेड है वो बिल्कुल क्या हो गया था, वो भी गिर चुका था। फिर जिसके कारण हमारे कंट्री के अंदर, हमारी ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s के अंदर, है ना। और इस ग्रेट डिप्रेशन के कारण हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक है वो भी क्या हो चुकी थी, डाउन चली गई थी। अब इस ओवरऑल इकोनॉमिक को रिबिल्ड करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। क्या बुलाई? कॉन्फ्रेंस बुलाई, एक मीटिंग बुलाई, ठीक है। और ये कॉन्फ्रेंस कब बुलाई थी? 1944 के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई थी। कहाँ बुलाई थी? ये बुलाई थी हमने, इसका एक प्लेस है, ब्रिटेन वुड प्लेस है, ठीक है। वहां पे इस कॉन्फ्रेंस को बुलाया और सभी नेशंस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। अप्रोक्स इसके अंदर 44 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था इस टॉपिक पे बात करने के लिए कि कैसे हम अपनी इकोनॉमिक को दोबारा से रिबिल्ड कर सकते हैं, दोबारा से हम इसको वापस इसी सिचुएशन में लेके आ सकते हैं जो पहले थी,
ठीक है। अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये देखो प्लेस का नाम है, ठीक है, इस प्लेस पे स्पेशल यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की गई थी। 44 देशों ने क्या किया था, इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो इस कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट रहा था ना, वो रिजल्ट था कि यहाँ से ट्विंस ऑर्गेनाइजेशन निकली थी। ट्विंस दैट मीन्स दो ऑर्गेनाइजेशन निकली। एक का नाम क्या था, वर्ल्ड बैंक, एक का था हमारे पास IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों का यहाँ पर इनका क्या हुआ, क्रिएशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वर्ल्ड बैंक और IMF का। तो यहाँ पर आपको जो याद करने की बात क्या है कि जो आपका वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसके कारण हमारे इकोनॉमिक बिल्कुल डाउन चली गई थी, ट्रेड बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गया था, उन सबको दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। कॉन्फ्रेंस कब बुलाई हमने, 1944 में बुलाई थी, ठीक है। और वो जहां बुलाई गई थी वो ब्रिटेन वुड प्लेस था, वाशिंगटन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर 44 देशों ने पार्टिसिपेट किया था इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। और फाइनली रिजल्ट क्या निकला कि दो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे फॉर्म हुई, बनी। एक का नाम था वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और एक का नाम था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो दोनों का जो क्रिएशन है 1944 में हुआ। सिमिलैरिटीज सुन लीजिए यहाँ पे, ठीक है। दोनों की जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन के अंदर थे, ठीक है। वाशिंगटन समझते हैं कि जो जहां पर ये ब्रिटेन वुड प्लेस था, वाशिंगटन DC जहां पे है, वहां पर इसका क्या है, ये हेडक्वार्टर है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? चलिए जी, अब इसकी थोड़ा थ्योरी पे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखो वर्ल्ड ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड बैंक एंड द IMF का क्रिएशन कैसे हुआ। 1 जुलाई 1944 the battle of the second world war regard in the Europe and there is a paraffin delegates from the 44 nations meet in the schedule of the Mount Washington hotel in the ब्रिटेन वुड के एक होटल के अंदर क्या किया गया था, ये जो होटल है यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया था और 44 नेशंस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। किस चीज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि हम क्या करें, नेशंस के जो इकोनॉमिक्स है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है, उसको दोबारा से रिबिल्ड करा सकते हैं। तो इसी वजह से देखो इस प्लेस का नाम ब्रिटेन वुड था जो कि USA के अंदर है। तो इस कॉन्फ्रेंस का नाम भी क्या रख दिया गया, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस रख दिया गया, ठीक है। तो अब याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी कि जिस प्लेस पे ये कॉन्फ्रेंस रखी गई तो उस कॉन्फ्रेंस का नाम ही ब्रिटेन वुड रख दिया गया जो कि USA के अंदर है, ठीक है, ठीक है जी। इट इज द इन दिस कॉन्फ्रेंस delegates the 44 alliance nations come to the participations। 44 nations ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला जो पर्सन था वो कौन था, सर देशमुख जी थे, ठीक है, जो कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द RBI के पहले गवर्नर थे सर देशमुख जी, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उस मीटिंग में अटेंड होकर, ठीक है। इज ऑल्सो नोन एज, इस मीटिंग को हम क्या कहते हैं, इस कॉन्फ्रेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। क्यों क्या गया, क्योंकि ये मॉनेटरी लेवल की बात की जा रही है। यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स थी मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू और फाइनेंशियल जो क्राइसिस थे उनको लेकर ये मीटिंग रखी गई। तो दैट्स द रीजन कि यूनाइटेड जो नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस इसको बोला गया था। बट कॉमनली इसे क्या कहा जाता है, ब्रिटेन वुड, बिकॉज द प्लेस वेयर इट इज हेल्ड, जहां पर इसको हेल्ड किया गया इस कॉन्फ्रेंस को वो ब्रिटेन वुड था। दैट्स द रीजन इस कॉन्फ्रेंस को क्या कहा जाता है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन बनी और वर्ल्ड बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। जिसे हम क्या कहेंगे, ट्विंस भी कहेंगे कि ट्विंस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से क्रिएट हुई है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जी, अब वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या है, क्या इसका फंक्शन है, कितने इसके ग्रुप्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखो वर्ल्ड बैंक का जो लोगो है आपको नजर आ रहा होगा, ये वर्ल्ड बैंक है। इसी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है IBRD लिखा हुआ है, IDA भी लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो दो शब्द मैंने बोले, IBRD एंड IDA। वर्ल्ड बैंक के ना बच्चे 5 ग्रुप हैं, ठीक है, 5 ग्रुप हैं। उन 5 में से 2 ग्रुप को अगर मैं इन दोनों का नाम लूं तो इसका मतलब भी वर्ल्ड बैंक ही होगा। इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड बैंक इज ऑलवेज इक्वल टू देयर इज IBRD एंड द IDA, क्योंकि मोस्ट ऑफ फंक्शन जो वर्ल्ड बैंक के जो मेन क्राइटेरिया है ये ब्रांचेस कंप्लीट करती है। इसको हम आगे इन डेप्थ में समझेंगे। पहले वर्ल्ड बैंक का देख लेते हैं क्या है कि वर्ल्ड बैंक क्रिएट कब हुआ है। देखो 1944 में हुआ है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वाशिंगटन DC के अंदर है, जो कि वही प्लेस है, ठीक है।
द आइडिया, इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि यही बात बोला जा रहा है। चलो मैं बता देती हूँ। आईबीआरडी नोन एज द वर्ल्ड बैंक, आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे इसके ये ग्रुप्स दिए हुए हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इनको हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। एग्जाम में अगर ऐसा आ जाना है कि आईबीआरडी को एक्सप्लेन करो तो कहीं ना कहीं वो कहता है कि आप वर्ल्ड बैंक को एक्सप्लेन करो। इन दोनों की जो क्रिएशन है सेम ईयर के अंदर हुई थी और दोनों का हेड क्वार्टर वाशिंगटन के अंदर ही है। क्लियर है? स्टोरी समझ में आ रही है? ठीक है जी। ये जो यहाँ पे एक कंडीशन है, ये कंडीशंस आपको आगे भी काम आएगी। ये कहता है कि अगर किसी कंट्री को, ठीक है, काफी सारी कंट्रीज का मेंबर बनना चाहिए क्योंकि बेनिफिट बहुत है, क्योंकि ये क्राइसिस के टाइम ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है। जैसे पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर हमें फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो इन ऑर्गेनाइजेशन ने सभी कंट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर भी कोई भी कंट्री आईएमएफ का मेंबर बनना चाहती है, ठीक है, तो उसे जरूरी है कि वर्ल्ड बैंक का मेंबर बने। दैट मीन्स कंडीशन क्या है कि पहले अगर आप इनके अंदर एनरोल होना चाहते हैं, इनका मेंबर बनना चाहते हैं, तो पहले आपको आईएमएफ का मेंबर बनना पड़ेगा, देन उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आप वर्ल्ड बैंक के मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, चलिए तो आगे बढ़े। क्या लिखा हुआ है? कंडीशंस क्या है कि मेंबरशिप इन द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के अंदर आपको अगर मेंबरशिप लेनी है इज अलाउड ओनली, कभी तभी होगी दोज कंट्री हुज आर आल्सो द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहां से क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर कि क्या इस स्टेटमेंट से आप एग्री है, क्या ये एग्जैक्ट ट्रू है, इनके बारे में क्वेश्चन था। ये एग्जैक्ट में ट्रू है। ओके, अब इसका ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? वर्ल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको असिस्ट किया जा रहा था। कैसे? मीन्स कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर काफी सारी प्रॉब्लम्स क्या थी कि वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अच्छा नहीं था। दूसरा, उनको ये नहीं पता था कि वो किस तरीके से अपनी स्किल होगी, अपनी नॉलेज होगी, अपनी एक्सपर्टाइज है वो किस तरीके से यूज करें। दैट मीन्स कि उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाता था किस चीज के लिए? डेवलप कर सके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, इवन अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने कंट्रीज को इकोनॉमिक से अपने आप को उभार सके। ठीक है, और टेक्निकल असिस्टेंस किया जाता था। टेक्निकल असिस्टेंस का मतलब है कि आप नॉलेज को ट्रांसफर कर रहे हो। ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईबीआरडी, आईबीआरडी लिखे या फिर वर्ल्ड बैंक लिखे, इन दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव पता है क्या था कि ये उनको नॉलेज प्रोवाइड करती थी, स्किल प्रोवाइड करती थी, एक्सपर्टाइज बताती थी कि ये कैसे काम होगा, किस तरीके से होगा, इस तरीके से करना चाहिए। मीन्स कि कहीं ना कहीं एक असिस्ट किया जा रहा है, टेक्निकल वे से भी एक एडवाइस भी दी जा रही है। ठीक है, विच आर नॉट अवेलेबल टू द लेस डेवलप्ड कंट्री, जहां जिनको ये चीजें नहीं पता थी उनको असिस्ट किया जा रहा था। इनका मेन मोटिव समझ में आ गया कि आप इनको क्या कर रहे हैं, इनको प्रमोट करने के लिए, इनकी इकोनॉमिक को ग्रोथ करने के लिए आप इनको लोन दे रहे हैं, टेक्निकल असिस्ट कर रहे हैं। अब बात आ जाती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। वर्ल्ड बैंक के बच्चे 5 ग्रुप है। मीन्स कि ये कहते हैं ना कि एक ग्रुप और उसके अंदर काम 5 हो रहे हैं, ऐसा कुछ समझिए। ठीक है, सबसे पहला क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन समझते हैं, मीन्स कि जो पिछड़ गए हैं या फिर उनकी जिनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशंस। इनको क्या कहा जा रहा है कि आप अपनी एसोसिएशंस को डेवलप करो, आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिया जाएगा? फाइनेंस दिया जाएगा। थर्ड क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशंस। ये स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर प्राइवेट बिजनेसेस को क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है कि आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कीजिए। नेक्स्ट क्या है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसीज। ये तो हमने देखो पहले ना मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम में भी आया था, ये याद है आपको कि एक ऐसी एजेंसी है जो कि कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स को सिक्योर करती है कि आप इन डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करो और जिसकी वजह से अगर किसी भी तरह का लॉस होता है तो हम आपके लॉस को कवर करें। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इन केस जैसे कि कोई भी इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टिंग कंट्री है और एक होस्ट कंट्री है, ठीक है, वो उन दोनों के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स आ जाए तो कैसे आप रिजोल्व करेंगे? ये वर्ल्ड बैंक के पास इनका सोल्यूशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इनको इन डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर इन सब का ना
पांचों जो हमने इंस्टीट्यूशंस बताए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सबका जो रोल है, जो सबका मिशन है, सबका अलग अलग है, बट मेन कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है कि आप जो पॉवर्टी है उससे फाइट किया जा रहा है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या की जा रही है, इंप्रूव की जा रही है। समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पर वर्ल्ड बैंक का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया है, वर्ल्ड बैंक का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया है, जिसका ये कब आया था, 1944 के अंदर आया था, ठीक है। और इसका मेन मोटिव क्या है कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी से क्या करके लेके आना, अपने उनको रिमूव करना, ठीक है। और दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या किया जा रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव किया जा रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या किया जा रहा है, इंप्रूव किया जा रहा है। 1944 के अंदर आया था, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर, ठीक है। क्लियर है इतना पिक्चर आपको? अब सबसे पहले इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में जान लेते हैं। इन सब के अंदर 3 पॉइंट याद रखने हैं। इनके अंदर मेंबर कितने थे, इन सब के अंदर 3 पॉइंट याद रखने हैं। IBRD सबसे पहला बैंक है। क्या 3 पॉइंट है कि जो IBRD है ना, ये कब आया था, 1944 के अंदर। इस बैंक के अंदर 189 मेंबर्स कंट्री है, ठीक है। और ये किस चीज के लिए आया है, मीन्स की इसका एम क्या है, ये 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो चलो इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो IBRD है, इसकी जो मेंबर कंट्रीज है वो 189 मेंबर्स कंट्रीज है, ठीक है। जो कहीं ना कहीं हम पूरे ओवरऑल वर्ल्ड बैंक की कंट्रीज के बारे में बता रहे हैं कि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड बैंक की कंट्रीज मेंबर कंट्री कितनी है, 189 है। और ये कब आया था, ये कब आया था, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1944 के अंदर। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक, तभी तो बोला जा रहा है वर्ल्ड बैंक और IBRD, ये इनको हम एक दूसरे से जान सकते हैं, इज ऑल्सो नोन एज दिस वन, ऑल्सो नोन एज दिस वन, ओके। इसका अब एम की बात आ जाती है। इसका मेन एम पता है क्या था कि reduce the poverty in the middle income and the credit for the developing countries by promoting the sustainable development through the loans, guarantees, products and the advisory services। इनका मेन मोटिव क्या था कि जो कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उनको लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, एक एडवाइस देना, असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस देना, या फिर मैं कहूँ कि एक एडवाइजरी सर्विसेज देना, जिसके थ्रू वो अपने आप को डेवलप कर सकती है, ठीक है। लोन दिया जा रहा है वो कंसेशन पे दिया जा रहा है, मीन्स कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर कम लगाई गई है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकती है, पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकती है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो यहां पर इसका मेन मोटिव क्या है, यहां पर इसका मेन मोटिव क्या है, पहला कि इसको जो पॉवर्टी है वो क्या करनी है, रिड्यूस करनी है। दूसरा मोटिव क्या था इसका कि इसके जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। कैसे करेगा, लोन के थ्रू, ठीक है। और कैसे करेगा, आपको एडवाइस देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। 189 मेंबर्स कंट्री है, 1944 के अंदर आया था, पॉवर्टी रिड्यूस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मेन मोटिव है कैसे करेगा, लोन देके, एडवाइस देके, टेक्निकल असिस्टेंट करके, दैट्स इट। नेक्स्ट जाता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन पता क्या है, इसके अंदर 173 मेंबर्स कंट्रीज है, ठीक है। और कब आया था, 1960 के अंदर आया था। और इसका ये मेन कैसे हेल्प करता है, ये जो भी पोरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है जो कि पोर है, मतलब कि जो गरीब रेखा की श्रेणी के अंदर आती है, उनको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट देना। दैट मीन्स जब लोन दिया जा रहा है ना, उनको फ्री ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए। दैट मीन्स इसे हम ये कह सकते हैं सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। कि फेस कर रहे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स विच आर इंक्लूडिंग देयर इज एक्सट्रीम पॉवर्टीज है, हंगर है, अचीव द यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन है, प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी है, एम्पावर वुमेन्स है, रिड्यूस द चिल्ड्रन
मोटिलिटी है, इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ, दैट मीन्स इन सभी कामों के लिए इस फंड का यूज किया जाएगा, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर के रिगार्डिंग है, ठीक है, या फिर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन सशक्तिकरण जिसे हम कहते हैं, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग बात की जाए, या फिर भुखमरी को कम करने की बात की जाए, ठीक है, जेंडर की जो इक्वालिटीज लाने के लिए बात की जाए, इन सबके लिए ये पैसा क्या है, यूज किया जा रहा है। तो समझ में आया। तो ये क्या कर रहा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आपने डेवलप करना है अपनी एसोसिएशंस को विद द हेल्प ऑफ द इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट की मदद से। 1960 के अंदर ये आया था, ठीक है। नेक्स्ट जाता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज थी 184 मेंबर कंट्री थी, और ये आया था 1956 के अंदर। इसका मैं एक चार्ट बनाऊंगी एट द एंड में, जिससे कि मदद से आपको जल्दी से रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। इसका मेन मोटिव पता है क्या है, ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ना, स्पेशल प्राइवेट सेक्टर के लिए था। ये प्राइवेट जो भी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उनकी प्रमोट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए ये क्या करता है, इनकी मदद करता है। इज इट क्लियर? International Financial Corporation promote the private businesses in the developing countries by providing the loan and making an equity investment, providing the advice and the technical assistance to the business and the government. कैसे हेल्प करेगा, या तो उनको लोन प्रोवाइड कर दे, या फिर वो ये जो बैंक है इन्वेस्टमेंट करेंगे, एज इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, उनको पैसा मिल जाता है, ठीक है, या फिर उनको एडवाइस देंगे, या फिर उनको टेक्निकल असिस्टेंस देंगे कि स्किल नॉलेज एक्सपर्टीज को ट्रांसफर किया जाता है एक एक्सपर्ट पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन के पास। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये एजेंसी पता है क्या है, ये गारंटी देती है उन फॉरेन कंपनी, मान लीजिए ये कंट्री है, ठीक है, और इस कंट्री ने हमारे इंडिया के अंदर, ये हमारी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, इंडिया के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट किया, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ये इनको प्रमोट करते हैं, ये जो एजेंसी है ये इनको प्रमोट करते हैं इन्वेस्टर्स को कि आप इन डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करो, जिससे इनकी तो ग्रोथ होगी, बट मैं आपको क्या कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, इन केस किसी भी तरह का इनके बीच में डिस्प्यूट्स हो जाए, या फिर मैं कहूँ कि सिविल वॉर हो जाए, डिस्टर्बेंस किसी भी तरह की क्रिएट हो, जिसके कारण इनकी इन्वेस्टमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो कहता है कि हम आपको देंगे इसका पैसा। तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए एक गारंटी एजेंसी बनाई गई है, जिसके अंदर 181 मेंबर कंट्रीज और 1988 के अंदर इसको बनाया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि नॉन कमर्शियल गारंटीज प्रोवाइड करना, सच एज देयर इज एक्सप्रोप्रिएशंस, द करेंसी इनकन्वर्टिबिलिटी, वॉर एंड सिविल डिस्टर्बेंस, फॉर देयर इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। इट्स प्रोवाइड द एडवाइजरी सर्विस टू हेल्प द कंट्री अट्रैक्ट एंड रिटेन द फॉरेन। उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है, और उनको हमारी हम जो डेवलपिंग कंट्री है उनको उसके अंदर बनाए रखने का काम करते हैं, एंड रिमूव द पॉसिबल बैरियर टू द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। जो फ्यूचर में होने वाले इन्वेस्टमेंट्स हो उनके रिगार्डिंग जो भी बैरियर्स होंगे उनको सबको हटाने की बात करें। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए, तो नेक्स्ट आ जाता है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए एक सेंटर बनाया गया है इंटरनेशनल लेवल पर, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसके अंदर बच्चे मेंबर थे 153 मेंबर्स थे, और ये कब आया था, 1966 में था। और इसका मेन मोटिव यही था कि जो भी आपके जो डिस्प्यूट्स हैं इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग ले लीजिए, या फिर कंसिलेशंस के रिगार्डिंग ले लीजिए, तो कंसिलेशन प्रोवाइड करता है, आर्बिट्रेशन प्रोवाइड करता है। इसके कंसिलेशन का मतलब होता है एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना, क्या कहते हैं इसको, सोल्यूशन, समाधान प्रोवाइड करता है, और ये एक मध्यस्थ का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गई इन चारों पांचों मेंबर्स की, पांचों ऑर्गेनाइजेशन का काम। अब यहाँ पे मैं फटाफट इसके और कब आया था इनको लिख देते हैं। IBRD कब आया था, 1944 के अंदर। IDA कब आया था, 1960 के अंदर आया था, ठीक है। IFC जल्दी जल्दी मेरे साथ रिकॉर्ड करो, 1956 के अंदर आया था। ये कब आया था, 1988 के अंदर आया था, ठीक है। और ये हमारा 1966 के अंदर आया था, राइट। इन सभी की ये तो हो गई है कब आया था। इनकी जो मेंबर कंट्रीज है वो भी जान लेते हैं। इसके अंदर 189 मेंबर्स कंट्री थी, इसके अंदर 173, और इसके अंदर 184, 181, और यहाँ पर आपकी जो मेंबर कंट्री क्या थी, 153 मेंबर्स कंट्री है। क्या आपको ये क्लियर हुआ? 153 ये तो है आपकी इस्टेब्लिशमेंट, और इनकी ये है मेंबर कंट्री। ये स्पेशली पॉवर्टी को ऊपर काम करता है, पॉवर्टी कैसे रिड्यूस होगी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे बढ़ेगा, इसके मेन फोकस था कि ये इंटरेस्ट
इंटरेस्ट फ्री क्या दे रहा है, लोन दे रहा है। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए था, ठीक है। ये एक एजेंसी थी, गारंटी एजेंसी थी, जो कि गारंटी प्रोवाइड करती है। ये एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, जो कि डिस्प्यूट जितने भी होंगे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग वो रिजोल्व होंगे। यहाँ पर आपका जो ये इन्वेस्ट वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग अगर जैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी घूम के आ जाए, तो आपको ये स्टोरी लिखनी है सबसे पहले कि क्या स्टोरी थी। ब्रिटेन वुड के अंदर मीटिंग हुई थी, देन इसके बाद वर्ल्ड बैंक ऐसे ऐसे बात है, कब आया था, हेडक्वार्टर लिखना है, कंडीशंस लिखनी है, ऑब्जेक्टिव लिखना है, फिर 5 ग्रुप लिखने हैं। वर्ल्ड बैंक के ऊपर चाहे कैसे भी क्वेश्चन घूम के आ जाए, आपको ये लिखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। वर्ल्ड बैंक की तरह ही इसका काम है, बट इसके जो ऑब्जेक्टिव है कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा डिफरेंट काम है। इसका जो ये भी क्या है, इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन के अंदर है, 1944 के अंदर आया था। सेम एज इट इज स्टोरी है कि क्या कह रहा है कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया था ना 1930 के अंदर, जिसके कारण काफी सारे कंट्रीज ने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस डालना शुरू कर दिया था अदर कंट्रीज के ऊपर। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय द मैनी कंट्रीज एंड इंक्रीजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू बी द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। इस मुकदमे को लेकर हम कहाँ गए थे, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सारी बातें हुई थी। और ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कब आई थी, 1944 के अंदर, 1 जुलाई को अंदर ऑर्गेनाइज की थी। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वही बात जो मैंने आपको बताई थी, इस कॉन्फ्रेंस के 2 रिजल्ट निकले थे। क्या क्या निकले थे भाई रिजल्ट, कि एक तो वर्ल्ड बैंक आया था और दूसरा हमारा IMF आया था। वर्ल्ड बैंक तो आपको अब क्लियर हो चुका होगा, अब IMF के बारे में पढ़ लेते हैं। सेम एज इट इज आपको बात याद रखनी है, 44 में आया था। 1930 की जो ग्रेट डिप्रेशन आया, महामंदी काल आई थी, तो इसका जो मुकदमा है उस कॉन्फ्रेंस में रखा था। अब बात करते हैं इस डिप्रेशन कैसे आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये IMF का क्या बन रहा है, हिस्ट्री बन रही है। तो IMF की छोटी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है IMF के, तो आप इसको पॉइंट्स के अंदर बना के लिखेंगे। देखो पहले जो क्या था, ट्रेड जो किया जाता था गोल्ड के अंदर किया जाता था। मीन्स कि अगर किसी भी कंट्री से आप सामान खरीद रहे हैं तो आपके पास गोल्ड होना चाहिए। आज के टाइम में क्या है, आपके पास मनी है, करेंसी है, इंडियन करेंसी। बट पहले के टाइम में कहते हैं कि अगर किसी भी कंट्री से आपको क्या खरीदना है, सामान खरीदना है, तो आपके पास गोल्ड होना चाहिए। मोस्ट ऑफ जो क्या है, ये यूनाइटेड अमेरिका के अंदर इसका स्टैंडर्ड सेट किया था। अमेरिका के साथ अगर डील करनी होगी तो आपके पास गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। बट ये तो दिक्कत बढ़ती गई थी, बट किसके लिए, अमेरिका के लिए। क्यों, अब देखो ये मान लीजिए ये अमेरिका है, ये मान लीजिए इंडिया है, या फिर दूसरे अदर कंट्रीज है। ये इनसे सामान खरीद रहे हैं और इनको वापस में क्या दे रहे हैं, गोल्ड दे रहे हैं, गोल्ड दे रहे हैं, गोल्ड दे रहे हैं। इनके पास से तो गोल्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। बट इसके पास क्या है, गोल्ड बढ़ रहा है, बाकी जो मटेरियल्स है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। उस टाइम यही डेवलप्ड कंट्री थी, है ना। तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को देखते हुए इस गोल्ड स्टैंडर्ड को क्या किया गया, तोड़ा गया। और ट्रेड के अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस लाए गए कि जो भी कंट्री को अगर ट्रेड करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था, गोल्ड स्टैंडर्ड ब्रोक डाउन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड बीइंग briefly restrained from the 1925 and 1931 as the gold exchange standard। 1925 और 1931 के अंदर ये जो गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम था उनको तब तक स्थगित रखा गया था, ठीक है। अंडर दिस स्टैंडर्ड द यूनाइटेड स्टेट एंड द इंग्लैंड कुड होल्ड द ओनली गोल्ड रिजर्व। केवल यूनाइटेड स्टेट और इंग्लैंड के पास ही राइट था कि वो गोल्ड के एज अ रिजर्व रखेंगे। बाकी अदर कंट्रीज क्या थे, गोल्ड की रिजर्व भी, गोल्ड भी रख सकती थी, डॉलर भी रख सकती थी और पाउंड भी रख सकती थी ट्रेड करने के लिए, एज इनके पास करेंसी हो सकती। बट इस चीज को सिचुएशन देखते हुए उनके पास क्या फेस हो गया, फेस ऑफ द मैसिव गोल्ड एंड द कैपिटल फ्लो, जिसके कारण अनरियलिस्टिक एक्सचेंज रेट होने लगा था। अनरियलिस्टिक एक्सचेंज रेट समझते हो, मींस की जिसको आप स्टेबल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इस जो गोल्ड रेट एक्सचेंज सिस्टम था उसको क्या किया गया था, फिनिश कर दिया गया था। देयर आफ्टर द कंट्री डिवॉल्व देयर करेंसी टू मेंटेन द ट्रेड कम्पिटिटिवनेस। काफी सारे कंट्री इस कम्पिटिटिवनेस को मेंटेन करने के लिए, ट्रेड को मेंटेन करने के लिए आई और उन्होंने कहा कि इस ट्रेड को अच्छे तरीके से करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, बट कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो फाइनली क्या किया उन्होंने, कंट्रीज ने आपस में मिलकर, कि जो भी नेशंस थे, मान लीजिए अमेरिका से अगर आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट, पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब समझाती हूँ क्योंकि अब ये कहेंगे मैम हमें पता है, कोई बात नहीं, फिर भी 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। एक्सपोर्ट करना मतलब क्या है कि आप सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। इंपोर्ट करना मतलब क्या है कि आप बाय कर रहे हो, ठीक है।
हर एक कंट्री ने क्या रूल बना दिया था कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर दो, कम से कम क्या करो, इंपोर्ट करो। अगर ऐसा होगा तो नॉर्मल सी बात है, जिस कंट्री में आप जो भी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है वो तो अमीर होती जा रही है, बट जो भी कंट्री इंपोर्ट कर रही है कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमिक तो डाउन जा रही है ना, जिसके कारण से ये सारा का सारा जो ग्रेट डिप्रेशन है, ग्लोबल डिप्रेशन जिसे हम कहेंगे, वो आया था। इसको मेंटेन करने के लिए यही कारण है कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कॉर्पोरेशन यहाँ पर बना था, इस ग्रेट डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, जो भी एक्सचेंज रेट हमारा क्या हो गया था, अनरियलिस्टिक हो गया था, मीन्स कि कोई भी स्टेबल नहीं था। ठीक है, तो यहां पर जो आईएमएफ का जो मेन मोटिव पता है क्या था, कि जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल करने की बात करता है। ये समझ पे आ रहे हो, जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल करना, और जो फाइनेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल कैसे यूज करना है, किस तरीके से करना है, उसके बारे में आपको असिस्ट किया जाता था विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में। समझ में आई ये स्टोरी इसलिए समझाइए क्योंकि इस ड्यूरिंग देयर इज अ ग्रेट डिप्रेशन, यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट हो गया ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, जिसके कारण ना आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर भी इफेक्ट डाला था। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहते हैं कि कितना आपने एक्सपोर्ट किया, कितना आपने इंपोर्ट किया, ये हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब ये अनइक्वल हुआ, जिसके अंदर ये दिखा कि आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये डिफिसिट आई, और डिफिसिट इतनी बढ़ गई कि आप बहुत बुरी सिचुएशन में आ गए थे, ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया था। ये तभी हुआ था जब नेशंस ने अपनी जो करेंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती कर दी थी। दैट्स द रीजन। समझ में आ गया, क्लियर है कंसेप्ट। अब इसके ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव यही है कि ये प्रमोट करता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल करवाता है उन सभी मेंबर्स कंट्रीज को, ये पता लगाता है कि क्या कारण है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का इम्बैलेंस होना, सीक द रिडक्शन ऑफ द पेमेंट इम्बैलेंस। क्लियर है, समझ में आया। चलिए जी, अब यहाँ पे ना ये एसडीआर के बारे में ना कंसाइज लिखा हुआ, बट पहले मैं आपको इन डेप्थ में समझाती हूँ एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग रिजर्व क्या होता है। ठीक है, अब मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना, आपको एक बात पूछी थी कि जब आपके पास सेविंग होती है, बताया था सॉरी, जब आपके पास सेविंग होती है तो आप क्या करते हो, अपने बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हो ना, और जब आपको जरूरत होती है वो आप क्या करते हो, उस पैसे को निकाल लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो। तो इसी तरह से आईएमएफ के मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लॉकर बनाया हुआ है, उस लॉकर का नाम एसडीआर है। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग रिजर्व। जब उस रिजर्व के अंदर जो भी कंट्री इनके मेंबर बनेगी, ठीक है, जो भी कंट्री इनके क्या बनेगी, मेंबर बनेगी, उनके लिए ये जरूरी है कि वो इस अपना कंट्री का कुछ एक करेंसी यहाँ पर क्या करे, एज ए डिपॉजिट करे। रीजन पता है क्या है कि इन केस ऑफ द क्राइसिस की सिचुएशन है, जैसे कि अब पैंडेमिक सिचुएशन आई थी, तो हर कंट्री ने क्या कर रखा था, अपना अपना पैसा यहाँ पे डिपॉजिट कर रखा था। तो उस सिचुएशन में ये कंट्री क्या करती है, उनको ये पैसा वापस देती है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि मैम बैंक में तो हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, रिटर्न भी मिलता है, सेम एज इट इज इसका भी काम है। जब आप एसडीआर में जब भी कोई कंट्री अपने पैसे को डिपॉजिट करवाती है तो उसको उसके ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है। क्लियर है ये कंसेप्ट, समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट। चलिए तो अब इसकी ये थ्योरी पढ़ते हैं, नजर आ रहा है। ये कह रहे हैं कि इज अ यूनिक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक, जैसे कि हमारे बैंक के अंदर एक रिजर्व होता है ना, लॉकर होता है, इसी तरीके से आईएमएफ के अंदर भी एक क्रिएट किया जाता है स्पेशल रिजर्व, जो कि 1969 के अंदर इस कंसेप्ट को लाया गया था। इट इज नॉट ए करेंसी, ये करेंसी नहीं है, ये एक तरह से एक बोला जाता है पेपर गोल्ड है। ठीक है, ये करेंसी नहीं है, और ये इजिली मार्केट में, ओपन मार्केट में ट्रेडिंग की जाएगी, जैसे कि हम ओपन मार्केट में शेयर्स को ट्रेड करते हैं ना, ऐसा नहीं होता। ये केवल एसडीआर का जो आईएमएफ के अंदर जो एसडीआर है उसका और जो मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में ही ट्रेड होगी। मीन्स कि ये जो ट्रेड ओपनली नहीं होती, ये इनके बीच में ही होते जिनके इन्होंने इसके अंदर क्या है, पैसा डिपॉजिट करवा रखा है। ठीक है, चलिए जी, ये करेंसी का एक बास्केट होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो करेंसी हम डिपॉजिट करवा रहे हैं उसकी वैल्यू कितना डिपॉजिट कराना है, कैसे डिपॉजिट करवाना है, वो कितना होगा। इसकी जो वैल्यू है वो डिसाइड होती है 5 नेशंस की करेंसी के ऊपर, जो डेवलप्ड नेशंस की बात की जा रही है। ठीक है, ये कहते हैं कि बास्केट ऑफ अ करेंसी, द वैल्यू ऑफ द एसडीआर इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ द 5 मेजर वर्ल्ड करेंसी। वर्ल्ड की जो 5 मेजर करेंसी है उनके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि एसडीआर में इतना पैसा हमें डालना है। यूएसए का तो डॉलर है,
ठीक है। यूरोपियन का यूरो है, जापानीज का येन है, ठीक है, चाइनीज का रैमिनी भी है, ठीक है, ब्रिटिश का पाउंड है जिसको हम स्टीलिंग पाउंड कहते हैं। इनके बेस पे क्या की जाएगी, करेंसीज की वैल्यूज को डिसाइड किया जाएगा। ये जो करेंसी है फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है, ये क्या होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पेपर गोल्ड भी कहते हैं, और दे हैव टू द नो फिजिकल फॉर्म, ठीक है। दे आर इज अ इलेक्ट्रॉनिक यूनिट ऑफ अकाउंट हेल्ड बाय द मेंबर कंट्री इन देयर इज अ रिजर्व एट अ IMF। IMF के अंदर एक रिजर्व है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जाता है, और उसके अंदर ये सारा का सारा डाटा होता है कि इस कंट्री ने इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, इस कंट्री ने इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ। इज इट क्लियर। यहाँ पर लिमिटेड ट्रांजेक्शन होती है। लिमिटेड ट्रांजेक्शंस का मतलब पता है क्या है, ये कहते हैं कि आप ओपनली ट्रेड नहीं कर सकते, मींस कि जो आपने पैसा SDR में डिपॉजिट करा है, आप इसका मतलब नहीं है कि इस पैसे को आप ओपनली लगा सकते हो, नहीं, ये केवल ट्रांजेक्शन्स होगी केवल बिटवीन द मेंबर कंट्रीज एंड द IMF के बीच में। कि जब ये IMF में जो पैसा रखा हुआ है, इसका पैसे का यूज ये मेंबर कंट्री ही यूज करेगी जब इनके पास कोई भी सिचुएशन ऐसा आ जाती है जो इनको जब जरूरत पड़े, ठीक है। हाउ द कंट्री कॉन्ट्रीब्यूट टू द SDR, कैसे एक कंट्री SDR के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करती है, इसके बारे में पॉइंट पूछा गया, बताया जाए। अब आप ये कहेंगे कि मैम इस तरीके से, क्योंकि ये लास्ट ईयर के अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ, लास्ट ईयर के अंदर ये जो क्वेश्चन है स्पेशल ड्राइंग रिजर्व नजर आ रहा है, स्पेशल ड्राइंग रिजर्व के ऊपर, स्पेशल ड्राइंग राइट के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो दैट्स अ रीजन कि मैंने इसको बहुत इन डेप्थ में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। कंसाइज फॉर्म में आए तो आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं, अदर इन डेप्थ में आए तो आपको ये सारी की चीजें लिखनी है, ठीक है। ये तो हो गया SDR का मतलब। अब कैसे कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती है SDR के अंदर, क्या लिखा हुआ है, द IMF बोर्ड ऑफ द गवर्नर मेक द डिसीजन टू एलोकेट द एडिशनल SDR टू द मेंबर कंट्री टिपिकली टू रिस्पॉन्स टू अ ग्लोबल लिक्विडिटी क्राइसिस और द सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग रिजर्व। पता है क्या कह रहा है, ये जो IMF के अंदर जो SDR के अंदर जो पैसा रखा है उसको किस तरीके से हम यूज करेंगे, ये जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर डिसीजन लेता है। और रिसेंट की बात की जाए, रिसेंट जो SDR एलोकेट किया गया था अगस्त 2021 के अंदर। क्यों? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर ये पैसे को यूज किया गया था, डिफरेंट कंट्रीज ने अपने इस पैसे को यूज किया था और IMF ने इनकी हेल्प की थी इस पैसे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं एक सीक्रेट रिजर्व है, हर कंट्री क्या करती है उसके अंदर रखती है, ठीक है। और क्या IMF जो है क्या सभी कंट्रीज को इक्वल अमाउंट देती है? नहीं, वो डिपेंड करता है कि किस कंट्री ने कितना पैसा उसमें अपॉइंट लगाया था। दैट मीन्स ईच मेंबर कंट्रीज रिसीव अ शेयर बेस्ड ऑन द कोटा, इट्स कोटा ऑन द IMF के अंदर जितना भी अमाउंट, जितनी भी लिमिट आपने इसके अंदर डाली हुई थी, उसी कोटे के हिसाब से आपको वापस रिटर्न में पैसा मिलेगा। और ये जो कोटा है, जो अमाउंट है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, उस देश की, उस कंट्री की इकोनॉमिक को रिप्रेजेंट करती है कि उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है। अगर कोई कंट्री उस IMF के अंदर ज्यादा पैसा लगाते तो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी है। इन केस कोई कंट्री कम पैसा लगाती है तो कहीं ना कहीं उसकी सिचुएशन कम, मतलब अच्छी नहीं है, इतनी स्टेबल नहीं है ना। तो यही बात कही जा रही है कि जो कोटा सिस्टम है, जो कोटा क्या रिफ्लेक्ट करता है, इकोनॉमिक पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? चलो, तो बेनिफिट तो समझ में आ गया कि एक सप्लीमेंट्री रिजर्व है जो कि कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल जो हमें शॉक मिलता है, एकदम से कोई भी सिचुएशन आ जाती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। प्रमोटिंग द स्टेबिलिटी लेके आता है इकोनॉमिक के अंदर, वापस वही पोजीशन लाने के लिए हम अपने रिजर्व को यूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट भी हमें इसका मिलता है, जैसे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट जो SDR होल्ड किया जा रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैं इसको जल्दी से इस पैराग्राफ को पढ़ के बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। स्पेशल ड्रॉइंग रिजर्व इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट इज द इंटरनेशनल रिजर्व assets created by there is a IMF. SDR is sometime also known as the paper gold कहा जाता है। Although they have the no physical form, have been allocated to the member country as per the percentage of the IMF quota. Its value is based on there is a basket of the international currency. इसकी जो वैल्यू है इंटरनेशनल करेंसी की बास्केट से डिपेंड करती है। ये 5 मेजर करेंसी है, ठीक है, जिसके बेस पे IMF के बारे में वैल्यू को डिटरमाइन किया जाएगा। SDR करेंसी इज कैलकुलेटेड डेली। SDR की करेंसी को डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है एंड वैल्यूएशन बास्केट इज रिव्यूड एंड एडजस्ट एवरी 5 ईयर्स। समझ में आया कि जो SDR की करेंसी की जो वैल्यू है, इसकी करेंसी की जो वैल्यू फ्लक्चुएट होती है ना,
अब देखो पहले के टाइम में $1 अगर आपको लेना था तो आप इसकी अगर मैं बात करूं 16, 17, 18, 19, 2019 की बात, तो उस टाइम 70, 73 या फिर मैं कहूँ कि 60, 68 के ऊपर ये एक हमें मतलब कि इतने पैसे देकर हमें $1 मिल जाता था, है ना। बट आज के टाइम में ये $1 हमारा कितना हो गया, 83-84 रुपए का हमें, मीन की इंडिया की करेंसी 84 रुपए देकर हमें क्या करना पड़ेगा, $1 मिलेगा, है ना। तो इसीलिए जो करेंसी की वैल्यू है कैलकुलेट की जाती है डेली बेसिस पे, और बास्केट जो है पांचों करेंसी की जो बास्केट्स है उसको रिव्यू किया जाता है एवरी 5 ईयर के अंदर, ठीक है। अब ये 2022-15 का डाटा मेरे पास है, क्योंकि उस टाइम इनकी करेंसी की बास्केट की वैल्यू ये है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए, ये था कंप्लीट स्पेशल ड्राइंग रिजर्व। सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक आर द फॉलोइंग। सबसे पहली बात, इन दोनों को गवर्न कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। इन दोनों का मुद्दा क्या है, दोनों का सेम मुद्दा है, इकोनॉमिक्स इश्यूज के ऊपर इन्होंने बात की है। इन दोनों का मेन मुद्दा क्या है कि इन्होंने मेंबर जो नेशन है, जो भी इस IMF के वर्ल्ड बैंक के मेंबर बनेंगे, उनका ये है कि जो हमारी इकोनॉमिक है वो ब्रॉडन हो, ठीक है, ज्यादा फैली हुई हो, फैलाव ज्यादा हो और स्ट्रेंथिंग में हो, इतनी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में होनी चाहिए, ठीक है। और इनका हेडक्वार्टर दोनों का वाशिंगटन DC के अंदर है, और इन दोनों की स्टैब्लिशमेंट 1944 के अंदर हुई थी, ठीक है। समझ में आ गई, ये सारे के सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट। अगर डिफरेंस की बात की जाए, डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दोनों का मोटिव देखो, वर्ल्ड बैंक का था पॉवर्टी को रिड्यूस करना, IMF का था क्या कि इकोनॉमिक के अंदर जो इंस्टेबिलिटी आई है, एक्सचेंज रेट में इंस्टेबिलिटी आई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इम्बैलेंस हो उसको बैलेंस करने का काम है इसका, है ना। वर्ल्ड बैंक में तो 5 ग्रुप आते हैं, IMF में एक भी ग्रुप नहीं आ रहा, बस एक SDR आप क्या करते हैं उसके अंदर डिपॉजिट करते हैं। That's the reason ये कहते हैं कि फाउंडेड द ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस इन 1944 इज आल्सो कॉल्ड द ब्रिटन वुड फिन्सबी के नाम से जाता है, क्योंकि यहां से 2 इंस्टीट्यूशंस निकली थी, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पॉइंट मैं आपको डिफरेंस करवाने के बाद आपको समझाऊंगी, क्लियर है। चलिए, तो डिफरेंस के ऊपर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, फीचर्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का है एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसके ऊपर प्राइमरी फोकस करता है। इसका तो भाई मेन फोकस क्या था कि फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेशन लेवल पर क्या लेके आना, स्टेबिलिटी लेके आना। बट इसका मेन फोकस क्या था कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा रहा है। इज इट क्लियर? इसके पास जो मेन टूल थे, IMF के जो मेन टूल थे वो क्या थे, शॉर्ट टर्म के थे। शॉर्ट टर्म जैसे कि स्पेशल ड्राइंग रिजर्व को हम यूज कर सकते थे, मैक्रो लेवल पे जो भी इश्यूज थे उनको मेंटेन किया जा सकता था, फाइनेंशियल आप असिस्टेंस कर रहे थे, लोन प्रोवाइड कर रहे थे शॉर्ट टर्म के लिए। बट अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, लॉन्ग टर्म के साथ डील करते हैं, ठीक है। इनके साथ 5 ऑर्गेनाइजेशन थी, याद है, एक तो प्राइवेट सेक्टर के लिए था, IFC था, IDA क्या था, जिन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था, ठीक है, गारंटीज एजेंसी थी, ठीक है, और एक हमारे पास क्या था, डिस्प्यूट सेटलमेंट था। तो इसके जो टूल थे ये 5 थे, ठीक है। टारगेट बेनिफिशियरी क्या था, जो मेंबर कंट्रीज ऑफनली फोकस ऑन द इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक फेसिंग द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जो भी ऐसी मेंबर कंट्री है जो फाइनेंशियल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस कर रही है, उनको टारगेट किया जा रहा था, उनकी इकोनॉमिक को ग्रोथ करने की बात की जा रही थी, है ना। बट यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज विद अ फोकस ऑन द लो एंड मीडियम इनकम कंट्रीज के बारे में बात की जा रही है। क्लियर है? देखो ये चीजें ना तब आपको समझ में आएंगे अगर आपको ऊपर वाला कंसेप्ट समझ में आए। अब इसके अंदर जो मेंबर्स हैं, मेंबर IMF के अंदर ये बोला गया था कि अगर आपको IMF का मेंबर बनना है, सॉरी वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है, तो कंडीशन ये है कि पहले आपको IMF का मेंबर बनना पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, वर्ल्ड बैंक की जो कंट्री होगी, इसकी कंट्री होगी मोस्ट ऑफ इक्वल होगी, तभी तो यहाँ पे 190, 180 का 189 का कंसेप्ट है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द IMF मेंबर आर आल्सो द वर्ल्ड बैंक मेंबर। सारी मोस्ट ऑफ क्या है, वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर है वही IMF की है, IMF की वर्ल्ड बैंक की, एक आपका अलग है, ठीक है। कंडीशनलिटी क्या दी हुई है, लोन ऑफनली कम विद द कंडीशन रिक्वायरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड द पॉलिसी चेंजेस। इनको लोन कब दिया जाएगा, जब हम ये क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमिक में हम रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, पॉलिसीज के अंदर चेंज करने की बात कर रहे हैं। बट यहां पर क्या की जा रही है कि लोन एंड ग्रांट में भी हैव द कंडीशन रिलेटेड टू द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होना चाहिए, मींस कि एक टारगेट होना चाहिए कि हम इसको डेवलप कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम जो पावर ये जो था वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, चाइल्ड जो अनइक्वलिटीज था, जेंडर अनइक्वलिटीज था, इनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इसका स्पेसिफिक प्रोजेक्ट गोल होना चाहिए, ठीक है। गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। यहाँ पर जो क्या है, सोर्स ऑफ फंड क्या है,
वही बात, जो भी कंट्री ने SDR के अंदर कंट्रीब्यूट किया होगा उसी के तो यूज करेंगे। मेंबर कंट्रीज कोटाज एंड द रीपेमेंट ऑफ द लोन, दैट्स इट। नेक्स्ट में क्या है, वर्ल्ड बैंक के अंदर शेयर होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशंस, बॉन्ड, इंश्योरेंस, लोन रिपेमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, उम्मीद करेंगे ये जो आपको डिफरेंस है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक का क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनल डेवलपमेंट बैंक के बारे में। व्हाट इज द रीजनल डेवलपमेंट बैंक? रीजनल डेवलपमेंट बैंक पता है क्या होता है कि वो बैंक होते हैं, देखो ये एक चैप्टर पढ़ा था रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एक सेकेंड, हमने डिस्कस किया था रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। उसके अंदर हमने ये चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर ही था, चैप्टर नंबर 11 जो जिसके अंदर हमने किया था रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। का मतलब क्या है कि आप ग्रुप बना रहे हो, ग्रुप किसके बेस पे बना रहे हो कि जिसके अंदर आपका जो कल्चर है, आपकी आइडियोलॉजी है, आपकी जो लैंग्वेज है, इवन आपका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो क्या है, सिमिलर है। इनको ग्रुप बनाने का मेन मोटिव ये भी था कि जो आप ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड में जो भी बैरियर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो भी बैरियर आ रहे हैं, चाहे वो बैरियर आपका टैरिफ से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉन टैरिफ से रिलेटेड हो, उन सब को क्या करने की बात की जा रही थी, रिड्यूस करने की बात की जा रही थी। याद है आपको, इसके अंदर हमने एक फॉर्म पढ़े थे, 5 फॉर्म पढ़े थे कि प्रायोरिटीज के बारे में पढ़ा था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पढ़ा था, कस्टम यूनियन पढ़ा था, कॉमन मार्केट पढ़ा था हमने, इकोनॉमिक यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन। याद है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे अब इनकी डेवलपमेंट करने के लिए बैंक भी आ गए हैं। बैंकों का भी यही काम है कि काफी सारे जो बैंक है, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो इकट्ठा होंगे। क्यों? क्योंकि इनको ये क्या करेंगे, फिनेंस प्रोवाइड करेंगे ये। ठीक है, फाइनेंशियल जो भी सिचुएशन है उनको प्रोवाइड करेंगे। ये टेक्निकल आपको असिस्ट करेंगे, इवन आपको एडवाइस भी देंगे कि कैसे क्या कुछ आपको वर्क करना चाहिए। किनको करेंगे? जिन भी कंट्रीज की, जो भी मेंबर्स कंट्री है जिनकी इनकम लो है या फिर मैं कहूं कि मिडल है, उनको ये इन सब चीजों की हेल्प करेंगे। समझ में आ रहा है? देखो, रीजनल डेवलपमेंट बैंक आर द मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट इन द लो एंड मिडल income countries within their region. These banks play a crucial role in the supporting the economic growth, infrastructure development, and the poverty reductions. Here are the some key points about the regional development bank. क्या है? जैसे कि हमारे पास काफी सारे बैंक हैं, इन सबको हमने डिस्क्राइब किया। जैसे कि सबसे पहला जो बैंक है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक किसके लिए सपोर्ट करता है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी इसके जो रिलीजन ग्रुप के अंदर जो कंट्रीज हैं, उनके ये सपोर्ट करेगा इन सभी पर्पज के लिए। नेक्स्ट जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन, जिसे हम ADB भी कहते हैं, इसके ऊपर जो मेन प्रोजेक्ट था, इनका एरिया क्या था जिनके ऊपर ये मेन वर्क करते हैं? एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करते हैं। देखो, ये बच्चे आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट जाता है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जैसे कि हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट था, इसी तरीके से इसका था। तो यहाँ पर भी वही सेम फैक्टर है कि प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, इन्वायरमेंट के अंदर सस्टेनेबिलिटी को लेकर आना। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, IDB को जिसे हम बात जानते हैं। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था IDA के बारे में, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के बारे में। इसका मेन फोकस क्या था कि एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड द सोशल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। अब कहीं ना कहीं, अब देखो जो ग्रुप बना है इनका, इन मेंबर जो रीजन के हिसाब से, वो क्या करेंगे, अपने रीजन को डेवलप करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए वो क्या करेंगे, इनको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। दैट्स इट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है दिस बैंक एलोकेट द फिनांस। ये एलोकेट करती है, एलोकेट का मतलब होता है बांटती है पैसा थ्रू द लो इंटरेस्ट लोन पे। इंटरेस्ट की जो लोन की जो इंटरेस्ट है वो कम होगी। ग्रांट एंड द सपोर्टिंग द वेरियस सेक्टर्स, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, इन सबको मैनेज करने की बात की जाएगी और पूरे वर्ल्ड के अंदर इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, फीचर्स की अगर बात की जाए, फीचर्स देखो, अब आपको आसान लगेगी कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, टेक्निकल आपको एडवाइस देता है,
ठीक है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आपकी डेवलपमेंट होगा, आपकी डेवलपमेंट क्या होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बूस्ट करेगी। रीजनल कॉर्पोरेशन होगा, मीन्स कि आप अपने क्षेत्र के, अपनी कंट्री विद इन अ रीजन के अंदर आप एक अच्छा रिलेशन बना पाएंगे। लॉन्ग टर्म विजन है, नजर नहीं आ रहा, लॉन्ग टर्म विजन है, आप लंबे समय की, लंबे फ्यूचर के लिए आप इसके साथ डील कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। अगर इसके कंक्लूजन के बारे में बात की जाए तो क्या निकलेगा कि जो रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैंक है वो स्पेशली एक कैंपेन है, किस चीज़ के लिए, अपने इकोनॉमिक की ग्रोथ करने के लिए, प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल जो मसल्स है एंड एक्सपर्टाइज द डेवलपिंग कंट्रीज की विद इन द एरिया, मीन्स की कहीं ना कहीं आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। लास्ट ईयर क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए। अब देखो यहाँ पे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, एसडीआर के ऊपर तो मैंने आपको दिखाई दिया है। ठीक है, और ये वर्ल्ड बैंक के ऊपर चाहे कैसा भी क्वेश्चन बनकर आ जाए, आपको ये सारा वर्ल्ड बैंक के बारे में लिखना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ जो यूनिट नंबर 13 है आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, प्लीज बच्चों के साथ शेयर करना कि सभी बच्चों को ये चैप्टर है समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ₹9 आपको इसके लिए पे करने होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन नोट्स को लेने के लिए तो व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको गाइड करेंगे कैसे आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ब्लॉक नंबर, आज हमारा ब्लॉक नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम ब्लॉक नंबर 4 पे पहुंचेंगे, जिसके अंदर हम उसी के चैप्टर यूनिट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे जो ये सीरीज है आपको, ये जो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट की जो सीरीज है ये आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी, इस पे विजिट कीजिए। सभी चैप्टर यूनिट वाइज विद नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इवन आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पेपर चैनल की भी सर्विस दी गई है। यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर को डालने की पूरी कोशिश की गई है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अप्रोक्स 380 वीडियो हो चुकी हैं। सो इग्नू यूनिवर्सिटी, CRSU, KU के, दिल्ली यूनिवर्सिटी, MDU, CDLU, CBLU, मोस्ट ऑफ सभी यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डाले गए हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। चैप्टर है बिल्कुल अच्छे से याद करना है, रिकॉल करना है, इस तरीके से चार्ट बना लेना है जिससे आपको बिल्कुल ऐसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए तो